नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सद्भावना दौड़ का किया गया आयोजन। हल षष्ठी व्रत रख महिलाओं ने की अपने पुत्रों की मंगल कामना। बुधवारी बस्ती में गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण का विरोध। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व कोरबा में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। कोरबा के सीएसपी मैदान से लेकर टीपी नगर तक सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का शुभारंभ महापौर संजू देवी राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों और गणमान्य नागरिकों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इस अवसर पर एमआईसी मेंबर एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री नरेंद्र देवांगन, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी सहित कई गणमान्य नागरिक और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी ने संदेश दिया कि यह सद्भावना दौड़ सिर्फ खेलकूद नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता और देशभक्ति का प्रतीक है। इससे देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। आज का यह आयोजन हमें यह संदेश देता है कि हम सब मिलकर एक सूत्र में बंधे रहें। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में देशभक्ति का जोश और समाज को एकजुट रखने का संकल्प साफ नजर आया। एम्बुलेंस भी पीछे चलेगी। एम्बुलेंस दौड़ में पीछे एम्बुलेंस वाहन न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, अब आजादी की कभी शाम न होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, जब तक भारत माँ का आंचल है नीलाम न होने देंगे, नीलाम न होने देंगे। बच्चे, आप सभी को मैं ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने आज ये सद्भावना दौड़ में आप लोगों ने एक अच्छा पूरे देश में संदेश पहुंचाया है कि हमारे बच्चे आज ही देश के आन बान और शान है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जागरूकता करने का कर्तव्य हर एक नागरिक का समाज में होता है, और अगर कोई मैदान में या सड़क पे उतर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, एक अपने आप में अनोखा कदम है, सराहनीय कदम है। हम समाज और देश के लिए जागरूकता के लिए अपने जीवन का अमूल्य समय, अमूल्य क्षण लगाएं, ऐसा हमारा परम उद्देश्य हमेशा होना चाहिए। आप इस अवसर पे सड़क पे दौड़कर समाज को, लोगों को जागरूक करने का काम किए। हमारे जितने भी प्रशासनिक अमला, हमारे पार्टी के आम जनमानस भी दौड़ लगाए, सभी को आभार, धन्यवाद, सभी को बधाई करते हुए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, ऐसी कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। देश की आजादी के बाद में लगातार और
देश की मजबूती के लिए हम सब खड़े हुए हैं। लगातार यह काम हो रहा है कि किस प्रकार से देश आगे बढ़े। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने 1947 में और विकसित भारत की कल्पना की है। आज जो यह बच्चे सामने बैठे हैं, यह सब विकसित भारत को देखने के लिए और उस सपने को पूरा होते देखने के लिए, और उनका योगदान इसमें रहेगा, हमारा भी योगदान रहेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ में, और आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बच्चे सब दौड़ करके आए हैं, सब थके हुए हैं। आप सबको और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और हम सब आगे इसी प्रकार आपस में समरसता का भाव रखते हुए, सद्भावना का भाव रखते हुए और देश प्रेम के और जज्बे को रख करके और आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो एक चिंगारी हमारे देश के सपूतों ने लगाई थी, उसी का परिणाम है कि आज इस खुशनुमा महान मुहिम से भी अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जो संघर्ष किया था हमारे वीर सपूतों ने, उस संघर्ष को याद करने के लिए हमारे दिल में इस तिरंगे की लाज बची रहे, उसका सम्मान बना रहे, उसके लिए आज हम सभी यहाँ इस सद्भावना दौड़ में उपस्थित हुए हैं। मैं जिला प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का जो आयोजन किए हैं वह वाकई बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन की ओर से एक अभिनव पहल भी किया गया कि साइबर फ्रॉड और नशाखोरी से कैसे हमारे युवा पीढ़ी को बचाना है, उसके लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया। उसके लिए भी बहुत ही एप्रिसिएशन वाला एक काम है। इसके साथ ही इस सद्भावना दौड़ में कदम से कदम मिलाने वाले आदरणीय आयुक्त साहब, नाग साहब और आदरणीय एआई साहब के जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि इन्होंने बच्चों के साथ आज अपना बचपना प्रदर्शित करते हुए दौड़ लगाया, और जो फिट इंडिया का जो मुहिम है उस मुहिम को इन्होंने चरितार्थ किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से आप सबकी शुभकामनाएं घोषित करें। साहू जी से निवेदन के लिए नरेंद्र ध्यान जी निवेदन के लिए समारोह का आयोजन है, जिसमें आप सभी सारे मैदान में आयोजित सब कार्यक्रम सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वार्ड क्रमांक 23 बुधवारी कपिलेश्वर मंदिर के पास माताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर हल षष्ठी व्रत की पूजा की। भादो मास की षष्ठी को माता षष्ठी और बलराम भगवान की पूजा कर बच्चों के मंगलमय जीवन की कामना की जाती है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की संस्कृति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। माताओं ने बताया, हल षष्ठी में कृषि उपकरणों के साथ गाय बछड़े के मिट्टी के खिलौने और नाव बनाकर प्रतीक स्वरूप बनाए गए तालाब में डाला जाता है। इस दिन भैंस का दूध, दही, 6 प्रकार की भाजी और पसहर चावल की खीर और चावल बनाया जाता है, जिसे शाम को गौ माता को भोग लगाकर व्रती माताएं ग्रहण करती हैं। हल षष्ठी माता के पूजा करते हैं, जो भादो के माह के छठ के दिन मनाए जाते हैं, और अपन पुत्र के दीर्घायु के लिए मनाए जाते हैं। पूजा विधि कैसे करते हैं? पूजा में गाय के दूध, दही, हाँ, भैंस के दूध, दही, घी ये सब चढ़ते हैं गाय के मने चले, और जो हल जोते वाले जमीन से कोई भी चीज उपयोग नहीं करना है। अच्छा, महिलाएं जो है वो उपवास कैसे रहती है और उनका फलाहार वगैरह किस तरह से रहता है? और महिलाएं हम लोग सब निर्जला व्रत रखते हैं, और उसके बाद में जैसे फलाहार है पसहर चावल का, पूजा करने के बाद उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या क्या प्रसाद में आप लोग जैसे चढ़ाते हैं? उसमें तो जैसे खीरा, सेव, नारियल ये सब चढ़ता है, और पसहर चावल भी चढ़ता है। कुछ भाजी वगैरह भी? हाँ, भाजी है, जैसे 6 प्रकार का भाजी है, मुनगा का है, और क्या बोलते हैं, मखना है, कांदा भाजी है, ये सब 6 प्रकार का भाजी रहता है। षष्ठी व्रत छठ के करते हैं, भादो मास छठी है इसलिए मनाते हैं। कैसे पूजा करते हैं? दूध, दही, पसहर चावल, 6 प्रकार के भाजी और मिट्टी का खिलौना और नाव बनाते हैं,
उसी के माता सब पूजा करके फिर उसे जो तालाब बनी है उसमें डालते हैं। कहाँ मान्यता है पूजा लेके काका बगल बच्चों के लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए दीर्घायु इसलिए रखते हैं। और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ही रखते हैं हम लोग सब पूरे मोहल्ले में। भोजली जी की पूजा होता है इसमें। अच्छा, कब से जो है ये पूजा जैसे मना रहे हैं? हमारे यहाँ कम से कम 32-33 साल हो गया यहाँ। इस परंपरा को लेकर के जैसे मनाते हैं पूजा जो है, इसमें किनको जो है पूजा जाता है? तो हलषष्ठी माँ को पूजा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में छठी मनाते हैं, उस दिन उसी का होता है। अभी हलषष्ठी माँ का करते हैं पूजा। कितना हर्षोल्लास से पूरे छत्तीसगढ़ जो मनाता है। अब हमारे कोरबा में मनाते हैं पूरे मोहल्ले वाले। छत्तीसगढ़ में गाँव में अच्छा मनाते हैं। अब धीरे धीरे सब शहर में मनाते जा रहे हैं। हम लोग 32-33 साल से हम मना रहे हैं, पूजा हो रहा है। हलषष्ठी मैया की पूजा हो रही है। यह पूजा एक समय द्वापर युग में ही कृष्ण युधिष्ठिर बैठे एक हेठाई। ये द्वापर युग की बात है, जब भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर एक साथ बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की सुख के लिए कौन सा व्रत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को द्वापर युग में संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनकी मनोकामना के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए यह हलषष्ठी व्रत बताया। यह व्रत सभी व्रतों से भिन्न है, क्योंकि इस व्रत में भैंस का दूध, दही, घी लगता है और इसमें महुआ का पान लगता है और उसी में छठ रखते हैं। 6 प्रकार की भाजी, 6 प्रकार के भोज्य पदार्थ रखते हैं और माँ हलषष्ठी की पूजा करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो काम सिंदूर कहा जाता है। काम सिंदूर जो छुही का होता है उसको, है ना, बाएं हाथ में पहले तो हलषष्ठी माँ में उसको अर्पित करते हैं। हलषष्ठी माँ में अर्पित करने के बाद उसी काम सिंदूर को घर में ले जा करके बाएं हाथ से बाएं पीठ पर अपने संतान की दीर्घायु के लिए 6 पोता लगाते हैं और उसी में सिंदूर करते हैं, जिससे पुत्र जो है दीर्घायु हो जाता है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने 5 कहानियां विशेष करके बताई है। यही इस व्रत कथा का विधान है। कोरबा के मुड़ादाई मंदिर तालाब किनारे सुहागिन महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर हलषष्ठी व्रत किया। महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना कर अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। हलषष्ठी व्रत में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी और माता षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। व्रती महिलाएं व्रत से एक दिन पहले यानी पंचमी को विशेष भोजन करती हैं, जिसमें चने की दाल, लौकी, भाजी और जौ गेहूं से बने व्यंजन शामिल होते हैं। इस व्रत की सबसे खास परंपरा यह है कि गाय के दूध और दूध से बनी चीज़ें और हल से जोत कर उगाई गई अनाज सब्जी का सेवन निषेध है। पूजा में लड्डू, गुड़, चने, दही, फल, कच्चा दूध और विशेष पकवान चढ़ाए जाते हैं। पूजा में हल और गाय बछड़े के खिलौने प्रतीक स्वरूप रखे जाते हैं। महिलाएं सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेकर षष्ठी माता और बलराम जी की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर अपने बच्चों की मंगल कामना करती हैं। हलषष्ठी माता का व्रत जो है भगवान कृष्णचंद्र की माता देवकी के द्वारा आरंभ किया गया हलषष्ठी का व्रत है, जो संतान को दीर्घायु करने वाला है। जैसे कि कथा में बताया गया है कि कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्र नष्ट हो गए थे। तब महात्मा नारद जी ने माता देवकी को उपदेश दिया था। उन्हीं के कहने से और माता देवकी के व्रत को संपन्न करने से भगवान कृष्ण एवं बलराम जो है दीर्घायु हुए। इसे देख करके समस्त स्त्रियां
भी अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए अपने बच्चों की पीठ पर पोता लगाती हैं और मंगल कामना करती हैं। बोलिए हलषष्ठी महारानी की जय। वार्ड क्रमांक 14 चिमनी भट्टा में सुहागिन माताओं ने अपने पुत्र की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए हलषष्ठी व्रत रखा। इस अवसर पर बस्ती की महिलाएं एकत्र होकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुईं। निर्जला उपवास रखते हुए माताओं ने पंडित द्वारा बताई गई कथा सुनी और अपने पुत्र के कंधे पर सफ़ेद पोता लगाकर उनके स्वास्थ्य व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जल कुंड बनाकर हलषष्ठी व्रत का मंडप बनाया और उसके चारों तरफ एकत्र होकर पूजा की। यह व्रत छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जिसमें महिलाएं बच्चों की दीर्घायु, कुशलता और समृद्धि की कामना करती हैं। ही उत्तम व्रत है। जो सुहाग स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनके लिए यह प्राचीन उत्तम कथा है और इस कथा है पुरातन चलते आ रहा है प्राचीन समय से। और इस व्रत को सभी सुहागिन जो महिलाएं हैं वो हर वर्ष हलषष्ठी भादों के छठ तिथि के दिन इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से उनके घर में, परिवार में सुख शांति, धन धान्य, ऐश्वर्य सदा विराजमान रहता है। माता जी की कृपा रहती है। बोलो श्री हलषष्ठी देवी की जय। हलषष्ठी माता का समर्थक का तो इस प्रकार से उनके व्रत का पूजा है। पंडित जी हलषष्ठी से संबंधित देवी बता रहे हैं। ये श्री कृष्ण के भाई बलभद्र के जन्म है, जिसे लोग हलषष्ठी के पूजा में मनाते हैं। अपने बाल बच्चे, अपने घर परिवार को समृद्धि के लिए इस उपवास को भादों मास में छठ के दिन मनाया जाता है। बुधवारी बाजार वार्ड क्रमांक 23 स्थित कपिलेश्वर मंदिर मार्ग पर हो रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर वार्डवासी गहरी चिंता जता रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि निर्माण कार्य में तय मानकों की अनदेखी की जा रही है। सड़क निर्माण में गिट्टी और बालू की मात्रा अधिक तथा सीमेंट की मात्रा बेहद कम रखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि केवल खाना पूर्ति के नाम पर सड़क बनाई जा रही है, जो कुछ ही समय में टूट फूट कर खराब हो जाएगी। वार्डवासियों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मांग की है कि निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराई जाए और दोषपूर्ण कार्य को रोककर गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत घटिया है, क्योंकि रोड तो ना 25 साल 15 साल में एक बार बनता है ना, और उसमें तो पूरा ऐसा लग रहा है कि ना वो एक सप्ताह के बाद पूरा उखड़ ही जाएगा। हाँ, तो ऐसा है कि वो तो निगम से पैसा आता है ना, तो उसमें अच्छा करने से उसमें उन लोग को प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, अपने पॉकेट से लगा नहीं रहे हैं कोई, है ना। तो बहुत घटिया है रोड। यहाँ ठेका दे दिए हैं, ना निगम के आदमी उसको चेकिंग के लिए आ रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं। नाली भी बनता है तो उसको भी ध्यान से देते नहीं है। नाली भी एकदम फुल है, उसको सफाई करवाते नहीं है। हाँ, तो इसमें तो पूरा हम लोग को पूरा परेशानी है पब्लिक को। क्या लगता है सड़क कब तक टिक पाएगा ऐसा? ये तो टिकेगा ही नहीं, मुश्किल से आप देखना इधर आ करके 1 महीना के बाद पूरा उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी से क्योंकि अच्छा नहीं है वो तो,
जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पूरा पूरा हो रहा है। ठेकेदार से इस संबंध में बात हुआ, क्या कहता है? ठेकेदार को मैं तो अभी कितना बार बोली हूँ कि अच्छा से इसको रिपेयरिंग कराओ करके, हाव हाव करा रहे करके बोलते हैं। हाव हमारी है सब स्टेशन के पीछे कपिलेश्वर शिव मंदिर के पास सड़क निर्माण चल रहा है, कैसी गुणवत्ता है? सड़क तो देख रहे हैं तो गुणवत्ता तो कोई भी नहीं है, एक भी गुणवत्ता नहीं है। अभी तुरंत ढलाई करके गए हैं, आप खुद जाके देख लीजिए, पूरा उखड़ गया है, गिट्टी बाहर आ गई है, गिट्टी बाहर आ गया पूरा। तो सीमेंट वगैरह नहीं डाल? सीमेंट तो बहुत कम लग रहा है। ठेकेदार से अगर इस संबंध में बात हो, क्या बोल तो उसको हम लोग बार बार भी बोले हैं कि जैसे सर आप बढ़िया ढलाई वाले अच्छा सीमेंट डालो, तो हम लोग फोटो खींच के कंप्लेन भी करेंगे, ऐसे करके उसको बोल चुके हैं। क्या बोलता है? तो बोलता है कि नहीं डालूंगा, अच्छा से डालूंगा, डाल रहा हूँ, ऐसे बोलता है। आप देखने से तो पूरा रोड उखड़ गया है, और जहाँ ढाल देना चाहिए वहाँ ढाल नहीं दे रहा है। दरवाजा के सामने पानी रुक रहा है, और जहाँ ढाल नहीं देना चाहिए वहाँ ढाल दे रहा है। गंदगी है उसी पे डाल रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ के जैसे पार्षद, क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ बोल रहे हैं क्या? अब पार्षद तो देखने भी नहीं आए हैं कैसे ढलाई हो रहा है उसको। ये 23 नंबर वार्ड है, ये कुछ दिन से काम चल रहा था, रोड के इधर पीछे दिखा दीजिए यहाँ। तो हम लोग बीच में मना भी किए कि भाई इसमें सीमेंट की मात्रा तो है नहीं, खाली रेता गिट्टी डाल रहे हो आप। तो बोले कि ठीक है अच्छे से करूंगा। उसके बाद पार्षद भी आया, पार्षद भी चिल्लाए उनके ऊपर कि भाई ऐसा करोगे रोड पूरा उखड़वा दूंगा और दूसरा बनाना पड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे, अभी आए हैं तो अभी फिर देखें, फिर मैं उनसे बात किया हूँ। मैं बोला इस टाइप के क्यों कर रहे हो भाई, आप मनाने के बाद भी, कहने के बाद भी नहीं मानते हो आप। तो बोले नहीं भैया बढ़िया चल रहा है बोलता है। इसीलिए मैं बोला कि कम से कम एक सूट ले लूं और जाके भेज दूं आपको। मतलब गुणवत्ता एकदम खत्म है, बिल्कुल नहीं है गुणवत्ता। सीमेंट का मात्रा खाली दिखाने भर को है और कुछ नहीं। क्या लगता है सड़क कितने दिन? ये 6 महीना नहीं चल पाएगा। अच्छा बता दोगे तो अब ये खत्म हो जाएगा। अच्छा कौन है पार्षद जो है और क्या बोल रहे थे? सुख सागर पार्षद है हमारे यहाँ का, 23 नंबर वार्ड का इधर का। तो वो भी समझाए हैं कि भाई अच्छे से काम करो नहीं तो उखड़ा दूंगा रोड, पार्षद ही बोले हैं। तो नहीं माना, जनप्रतिनिधि का भी बात नहीं। हाँ उनका भी नहीं माना, वैसे काम चल रहा है। मोहल्ले वाले मतलब बोल रहे हैं? हाँ मोहल्ले वाले सब बोल रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले। क्या होना चाहिए? अच्छा गुणवत्ता होना चाहिए, सीमेंट की मात्रा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया रोड बने। ये रोड बन रही है भाई गवर्नमेंट के पैसे से बन रही है भाई, टिकाऊ तो होनी चाहिए, कम से कम 5-7 साल तो जाए, तो नहीं टिक पाएगी। तो अभी जैसे आप लोग इसका जो है शिकायत नगर निगम वगैरह में किए हैं? अभी नहीं किए, यही इन्हीं को बोले थे जो काम करवा रहे हैं, उन्हीं से बात हुई थी। अच्छा। 1-2 बार समझाए थे भाई, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है पूरा, क्या करना है कैसे करना है वही बना रहे हैं सब। तो ठेकेदार से आप लोग अभी मिले हैं? अब ठेकेदार का नाम ही मालूम नहीं है। तो अभी वो यहाँ पे? हाँ नहीं बताते हैं, उपस्थित होते हैं ठेकेदार यहाँ? और देखे ही नहीं है। अब मुंशी है शायद, हो उन्हीं से बात होती है, वही करवाना तीनों को है भाई, अपने ठेकेदार से तो वो बात करते ही होंगे। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर कटघोरा वन मंडल के एतमा परिक्षेत्र अंतर्गत बुगा पर्यटन स्थल में विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जंगली हाथियों से होने वाले खतरे और सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, वन समितियों के पदाधिकारियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि वर्तमान में कटघोरा वन मंडल में करीब 50 हाथियों का दल विचरण कर रहा है और यहाँ के लगभग 200 ग्राम प्रभावित हैं। बीते 15 वर्षों से क्षेत्र में हाथियों की आमद बढ़ी है। हालांकि शिक्षा और जागरूकता के चलते हाथी मानव द्वंद में कमी आई है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी के बीच सुरक्षित रहने के उपायों से अवगत कराना था। विश्व हाथी दिवस हर साल जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हाथी का संरक्षण किया जा सके। आप लोग को विदित है कि हाथी जो है हम लोग का हेरिटेज एनिमल है, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि उसकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो एवं उसके रहवास क्षेत्र जो है उसका विकास करके उनके लिए एक समुचित व्यवस्था हो सके, ताकि मानव और हाथी के द्वंद में कमी आ सके एवं हाथी प्रभावित जितने भी ग्राम हैं उसमें लोगों को जागरूकता चलाकर लोगों को और हाथी के बीच में किस प्रकार से सह अस्तित्व के साथ रह सके, इसको लेकर यह दिवस मनाया जाता है। कटघोरा वन मंडल की बात करें तो यहाँ पे आज लगभग 50 हाथी का विचरण हो रहा है और यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा ग्राम जो है वो हाथी प्रभावित है। अभी विगत लगभग 15 वर्षों से हाथी का विचरण यहाँ ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो यहाँ हाथी
पुरातन काल से ही विचरण कर रहे हैं। लेकिन चूंकि क्या है कि अभी वनों के क्षेत्र में जैसे जैसे थोड़ा सा दबाव बढ़ा है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है तो मानव हाथी द्वंद्व बढ़ा है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे नए नए नवाचार किए जा रहे हैं और ग्रामीणों में भी शिक्षा बढ़ी है और अवेयरनेस बढ़ा है, तो अब धीरे धीरे हम आशा करते हैं कि हाथी मानव द्वंद्व में कमी आएगी। सर, हाथी को लेकर अभी लगातार कुछ न कुछ जागरूकता जा रहे हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, हाथी को लेकर निरंतर हम लोगों के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री के मार्गदर्शन में हम लोगों के द्वारा जो है जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें एक ही हम लोग का सबसे बड़ा एम है कि किसी प्रकार से हाथी मानव द्वंद्व में कमी लाई जा सके, एक भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो और एक एलिफेंट कैजुअलिटी ना हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। कोरबा पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर 1 अगस्त से 12 अगस्त तक चलाए गए सघन चेकिंग अभियान में 185 MB एक्ट के तहत 184 प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान सभी थाना, चौकी और यातायात पुलिस की संयुक्त टीमों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नियम तोड़ने वालों पर पैनी नज़र रखी। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क हादसों पर रोक लगाना और यातायात अनुशासन बनाए रखना है। कोरबा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। अभी विशेष तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी विगत 12 दिवस में जिला पुलिस कोरबा के द्वारा कुल 184 और 185 जो मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई है, जिसमें शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा लगातार आम जनता से इस संबंध में अपील किया जाता है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, क्योंकि इससे आप स्वयं को और दूसरे के परिवार को भी आप संकट, जीवन में संकट उत्पन्न करते हैं। तो पुनः मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आम जनों से अपील करता हूं कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें ताकि आप और अन्य लोग भी सुरक्षित रहें। जो ऑटो चालक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालक, किसी भी प्रकार के वाहन चालक उसमें सम्मिलित है, कोई भी अगर गाड़ी चलाता है इस प्रकार का जिससे दूसरे के जीवन का संकट उत्पन्न होता है, तो पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरबा जिले के गोकुल नगर स्थित शासकीय गोठान में लापरवाही और बद इंतजामी के कारण मासूम गायों की जान चली गई। निरीक्षण पर पहुंचे सभापति, धर्मसेना प्रदेश अध्यक्ष और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जो दृश्य देखा वह अत्यंत हृदय विदारक था। गौठान परिसर में एक बछड़ा मृत अवस्था में पड़ा था, जिसे आवारा कुत्ते नोच कर खा रहे थे। वहीं 3 से 4 अन्य गायें मृत प्राय अवस्था में दिखाई दी। बताया गया कि गौठान में पिछले 1 महीने से पशु चिकित्सक निरीक्षण के लिए नहीं आए हैं। भोजन और पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते लगातार गायों की मौत हो रही है। निगम अधिकारियों ने कहा कि हिंदू समाज के लिए यह घटना गहरे आघात और शर्म की बात है। उन्होंने शासन प्रशासन पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि व्यवस्था सुधारने के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। आज मुझे इस बात की शिकायत मिली कि जो नगर निगम का गौठान है, इसमें भूख और प्यास से जो है लगातार जो है गायों की मृत्यु हो रही है। इस सूचना पे मैं आज जब निरीक्षण करने के वहाँ पे गया, मैंने देखा कि वहाँ एक बछड़े को कुत्ते जो है खा रहे थे और 3 से 4 गायें जो है बिल्कुल मरणासन स्थिति में थी। न तो वहाँ कोई देख रेख करने वाला था और न ही कोई खाने पीने की व्यवस्था जो है वहाँ जो कोठार बने थे उसमें थी। इसके पश्चात मैंने आयुक्त महोदय को इसकी जानकारी दिया, तो अपर आयुक्त साहब और जो अन्य अधिकारी हैं, जोन अधिकारी, सारे लोग आए। उन्होंने भी उस स्थिति को देखा और जब उसका जो वहाँ का रजिस्टर है, वहाँ कोई रजिस्टर मौजूद नहीं है। ना तो उनके दाना कुटी देने के संबंध में कोई रजिस्टर है, ना वहाँ पे जो है कितने गाय आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड है, और न ही कोई डॉक्टर है। मौके पे एक डॉक्टर को बुलाया गया जो पशु चिकित्सक है, उसने बताया कि मुझे 15 दिन पहले मैं आया था, उसके पश्चात नहीं आया हूँ। इस प्रकार की घोर लापरवाही जो है वहाँ पे जो शासकीय गौठान है वहाँ पे देखने को मिला है। और जो वहाँ जो गायों की जो मौत हुई है, वो सिर्फ मौत नहीं है, वो क्रूरता के तहत उन गायों की हत्या हुई है। और मैं आज थाने में जो आया हूँ इस विषय पे जो है जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ जो है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। निगम के अधिकारियों कितनी लापरवाही मानते हैं भैया इन सबके पीछे? देखिए, अब इसमें किसकी लापरवाही है ये निगम जांच करे, पुलिस जांच करे, क्योंकि वहाँ पे गाय की मौत नहीं हुई है, गाय की वहाँ पे हत्या हुई है। ये बिल्कुल गौ हत्या का ही मामला है, लापरवाही से जान गई है।
भोजन नहीं मिल रहा है, इस कारण जान गई है। इस बात का जो है एकदम सूक्ष्म जांच होनी चाहिए और जो है जो इन गायों के मौत के पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो नगर निगम का कोई अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे वहाँ लेबर सप्लाई करने वाला हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कार्रवाई पे अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो जो है इसके खिलाफ फिर जो है हम जो है सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। ऐसा जानकारी मिला कि कोरबा जिला में जो कोरबे जिले का मुख्य गोठान है उसमें जो है कि गौ हत्या का मामला ऐसा आया कि सामने देख के मैं वीडियो के साथ क्या बोलूं, मैं साक्षात देखा कि हमारे गौ माता को कुत्ते जो है नोच के खा रहे थे बछड़े को, और बहुत दयनीय स्थिति में उस जो है बछड़े को देखा गया। आज जो है कि ऐसी स्थिति नगर निगम की है जो कि बहुत लापरवाही के कोई भी जो है कि गौ माता के ऊपर रक्षा नहीं किया जा रहा है। क्या पाया? गोठान की सूचना मिली थी, उसमें जानकारी हुई तो अपन गए देखे, एक बछड़ा मृत पाया गया है, जिस पर कार्रवाई के लिए हम उसमें सूचना भी दे दिए हैं थाना में। कल उसका पीएम होगा, जो भी उसका हो उस पर जाँच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फोकटपारा में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात लगभग 10 बजे दो युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान निखिल पाल ने कोमल दुबे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। कल कोतवाली के फोकटपारा में रात्रि 10 बजे के करीब कोमल दुबे और निखिल पाल दोनों के मध्य में झगड़ा हुआ है, जिसमें निखिल पाल ने कोमल दुबे को किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पता तलाश की जाए। तो किस तरह झगड़ा हुआ क्या पता चलता है? अभी तो गाली गलौज जान से मारने की धमकी देते हुए यही बताया गया है। आरोपी मिलने पर भी पता लगेगा कि क्या कारण है। कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 20 वर्षीय महिला ईश्वरी यादव ने सोमवार की सुबह करीब 11 बजे जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। मृतका के पति वृषपाल यादव ने बताया कि उनकी शादी करीब 3 साल पहले हुई थी और दंपति की एक बेटी भी है। घटना के समय महिला घर पर अकेली थी। पति का कहना है कि न तो घर में कोई विवाद था और न ही पत्नी किसी परेशानी में थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कहाँ घटना में कैसे मृत्यु हुई? पता नहीं, अब नहीं जाना था। कुछ तो पता चले। जहाँ रोक के दे तो हाँ मैंने ठका, कुछ नहीं बोले हैं। रांची का दिन था, पता नहीं जाना था। कब की घटना है? ये सोमवार के मृत्यु कब? कल। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। कुछ परेशान कुछ परेशानी होला, कुछ नहीं बोल अपने आप कैसे। तो जब बैठना उसके घर में कौन कौन? कोई नहीं रहे। कहाँ गए सब? कहीं जंग खेत उठते चल दे रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाला होता? खैर भाव। कौन से थाने? लेमरू। ईश्वरी हमार बहू है, बेटा बहू। कब घटना हुई थी? सोमवार के। सोमवार के 30 से कल। कहाँ की लपी ले? अब वो पता नहीं था, तो हम जंगल चल रहे हैं, किधर रहे थे आए के देखे 12 बजे से नहीं आया था। हॉस्पिटल लेके आई ना। तो कैसे पता चले कुछ पिए हुए थे? उल्टी हुआ करत रही से हर। तो कैसे हॉस्पिटल लाती? तो जाओ कुछ छे हुई थे कि ये बताओ कहाँ कारण पता चले, कहाँ कारण से इतना कदम उठाएंगे? अब वो पता नहीं, हम तो जंगल चल रहे हैं, तो किधर रहे थे। कुछ बात में परेशान वगैरह रही? कुछ क्यों लड़ाई झगड़ा के कुछ समझ जाना था। ओके। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? कोई बात नहीं, ओके ठीक है, थैंक यू। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? मेरे को पता नहीं दीदी। कोई बात नहीं, आप बताएंगे सर? मेरे को पता नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, बताइए। कोरबावासी को ही आदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग का चुनाव हुआ उसके पहले हमारे कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब कुछ हम लोग को संशोधन हुआ है और बहुत आगे तक जा रहे हैं आपके माध्यम से, और ये पब्लिक और हम सब समझें सब चीज़ को। भाई इतना बोलना चाहता हूँ उसके बारे में। धन्यवाद सर। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपको पता है सर? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है मैम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, ये जो सड़कों में दुर्घटनाएं होती हैं उसमें बच्चे थोड़ा धीरे चलाएं, और उन गार्जियन से भी मैं बोलना चाहूँगा कि गाड़ी दे रहे हैं बच्चों को ना, तो थोड़ा देखें कि उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, है ना। इस रोड पे अपन देखते हैं डेली कोई ना कोई किसी न किसी को दुर्घटना होती है, चाहे हाईवे पे हो चाहे कोई गली मोहल्ले में हो। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे कर क्या रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सॉरी नहीं मैं मेरे को। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे या अपने दोस्तों को? मैं अपने दोस्तों को यही मैसेज दूंगा कि उन लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करने जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? मैम सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ जो भी है सब अच्छे से रहें और बस और कुछ नहीं। तो धन्यवाद। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये तो नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी क्या? कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को पढ़ाई पे ध्यान दो और शहर को साफ रखो। कोरबा नाम का ही शहर नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ के नेता लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। थैंक यू। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव इतना नॉलेज नहीं है फिलहाल, अभी मतलब जान नहीं पा रहा उतना मैं। बिल्कुल कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मतलब मेन मैसेज तो वही है कि सफाई पे ध्यान रखना है और मतलब अपने प्रति जो जिम्मेदारी है उनको निभाएं, जो कि ज़रूरी भी है। धन्यवाद। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? नहीं पता, याद मेरे को। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? साफ सुथरा रखें थोड़ा शहर को तो अच्छा लगेगा, बहुत गंदगी। धन्यवाद। हाँ, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? विवेक मेहता। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? कोरबा वासियों को मेरा मैसेज है कि फिज़िक्स वाला इंस्टीट्यूट अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में है तो ये हमारे लिए बहुत लक की बात है और हमें ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, जिसका सही जवाब है 1952 में। आज के हमारे विजेता रहे हैं विवेक, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नया सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं। भारत को भव्य बनाएंगे, सौगंधी राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। जो
दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।